चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव्स का फंडा मोर और लेस वैसा ही है जैसा हमारा वेव ऑन स्ट्रिंग के अंदर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बनी थी, बिल्कुल वैसा का वैसा। काफ़ी हद तक मैथमेटिक्स भी वही है, काफ़ी हद तक सवाल भी वैसे के वैसे ही है। कैसे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बनती हैं सुनिए। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोल दीजिए, ये बेटा अपनी जो साउंड वेव है उसकी बात कर रहे हैं। साउंड वेव के अंदर स्टैंडिंग वेव कैसे बनती है इस बात को डिस्कस करते हैं। सुनिएगा, एज वी नो दैट हम दो वेव्स लेंगे, एक लेफ्ट से एक राइट से। लेफ्ट से राइट जो साउंड वेव जा रही है, लेट्स से दैट इज लाइक दिस, और राइट से लेफ्ट जो आ रही है उसको हम बड़े आराम से लिख सकते हैं, लेट्स से सेम एम्पलीट्यूड सेम ओमेगा, लाइक दिस। ये दोनों वेव्स जब एक साथ आएंगी तो मीडियम पार्टिकल्स पर जो मीडियम का जो एक्सेस प्रेशर होगा, बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इट कैन बी गिवन एज P इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2। P नोट हम बाहर निकाल सकते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस थीटा प्लस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। यहां हमारे पास साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला आ गया, एंड वी नो द फॉर्मूला वेरी वेल, दैट इज 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। और हम देख सकते हैं कि पूरे के पूरे मीडियम के अंदर जो रिजल्टेंट एक्सेस प्रेशर आएगा, इट विल बी समथिंग दैट लाइक दिस, दैट इज 2p नॉट कॉस ऑफ kx प्लस थीटा बाई 2 मल्टीप्लाइड विथ साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा बाई 2। अलग अलग x पर प्रेशर के अलग अलग एम्पलीट्यूड है। ये एक तरह से हमारे प्रेशर का एम्पलीट्यूड है, और अलग अलग x के लिए बड़ा आप देख सकते हो कि एम्पलीट्यूड अलग अलग है। दिस इज एम्पलीट्यूड ऑफ प्रेशर। हम देख सकते हैं कि जो रिजल्टेंट प्रेशर है उसका एम्पलीट्यूड जो है वो 0 से लेकर 2p नॉट तक वेरी कर सकता है। माइनस वाला हम एम्पलीट्यूड में कंसिडर करते नहीं है, और हम देख सकते हैं कि जो एम्पलीट्यूड है वो 0 से लेकर 2p नॉट तक वेरी कर सकता है। जहाँ पर एम्पलीट्यूड 0 होगा उन पॉइंट्स को हम नोड कहेंगे, जहाँ पर एम्पलीट्यूड 2p नॉट या माइनस 2p नॉट होगा उन पॉइंट्स को हम एम्पलीट्यूड कहेंगे, सॉरी एंटी नोड्स कहेंगे। जहाँ पर एम्पलीट्यूड 0 उनको नोड्स कहेंगे, जहाँ पर एम्पलीट्यूड प्रेशर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा वहाँ पर हम प्रेशर के एंटी नोड्स कहेंगे। तो कोई मुझसे पूछ ले कि कहाँ कहाँ पर प्रेशर के नोड्स होंगे, तो बेटा प्रेशर के नोड वहाँ होंगे जहाँ पर आपका ये जो एक्सेस प्रेशर है इसका एम्पलीट्यूड 0 हो। तो उसके लिए आप कह सकते हो कि कॉस ऑफ kx प्लस थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 0। ये सारे के सारे पॉइंट्स जो होंगे बेटा हमारे प्रेशर के नोड होंगे। इसी तरह से कोई मुझसे कह दे कि सर प्रेशर के एंटी नोड कहाँ होंगे, प्रेशर के एंटी नोड वहां पर होंगे जहां पर आपका एम्पलीट्यूड या तो प्लस 2p नोट या माइनस 2p नोट। तो ये वाला जो टर्म है या तो +1 या -1, तो आप कह सकते हो कि कॉस ऑफ kx प्लस थीटा बाई 2 की वैल्यू या तो +1 या -1। मैं यहाँ पर एक बात और बोलूँगा जो मैं आपको लास्ट क्लास में या बेटा कभी पहले सिखा चुका हूँ, वो ये थी कि जहाँ कहीं प्रेशर का नोड होगा उन पॉइंट्स पर आपके लॉन्गिट्यूडनल डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड होगा।
वहाँ पर आपके लॉन्गिट्यूडनल डिस्प्लेसमेंट का एंटीनोड होगा, और जहाँ कहीं प्रेशर का एंटीनोड होगा वहाँ पर आपके लॉन्गिट्यूडनल डिस्प्लेसमेंट का नोड होगा। प्रेशर का एंटीनोड तो डिस्प्लेसमेंट का नोड, प्रेशर का नोड तो आपके डिस्प्लेसमेंट का एंटीनोड। ये हम पहले लिख भी चुके हैं, आई होप हमने याद भी इसको कर रखा है। तो ये तो मैथमेटिकल सी बात हुई, ये तो हल्की सी मैथमेटिकल सी बात हुई। जैसे चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, है ना। इक्वेशन की फॉर्म में एक सवाल है, आराम से इत्मीनान से कीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं बेटा, है ना। आराम आराम से इत्मीनान से करने वाला सवाल है। सवाल कीजिए। फाइंड इक्वेशन ऑफ resultant wave if two sound waves superimpose। अगर दो साउंड वेव सुपर इम्पोज कर रही है तो रिजल्टेंट साउंड वेव की इक्वेशन लिखनी है। दोनों साउंड वेव जो आ रही है उनकी इक्वेशन देखिएगा। दोनों वेव्स जो हैं उनका एम्पलीट्यूड सेम है, उनका ओमेगा सेम है, तो और उनकी डायरेक्शन जैसा आप देख पा रहे हो अपोजिट है। इट इज़ द लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रेवलिंग अलॉन्ग पॉजिटिव डायरेक्शन, इट इज़ द लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रेवलिंग अलॉन्ग नेगेटिव डायरेक्शन। सो ऑब्वियसली इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो आपके पास एक स्टैंडिंग वेव ही होगी। आपको बड़ा उसकी इक्वेशन निकालनी है। सवाल उसके आगे भी हैं, आराम से देखते हैं, पहले ही कीजिए। आई होप आपने सोच लिया होगा। बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन रिजल्टेंट प्रेशर विल बी सिंपली P1 प्लस P2। P नोट आपके पास बाहर आ गया, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। P नोट बेटा बाहर आ गया, साइन सी प्लस साइन डी इज ऑफ कोर्स 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2। आपके पास जो रिजल्टेंट प्रेशर है दैट आ गया 2p नॉट कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी। एज यू कैन सी दैट कि रिजल्टेंट वेव जो आई है वो इस तरह से आई है कि अलग अलग x के लिए ये आपके बड़ा अलग अलग प्रेशर के एम्पलीट्यूड है, और प्रेशर जो है वो आपका साइनसोइडली वेरी कर रहा है विथ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, वेरी मच अकॉर्डिंग टू अवर एक्सपेक्टेशंस। इसी में अगला सवाल, फाइंड पोजीशंस ऑफ प्रेशर नोड्स। कहां पर प्रेशर के नोड होंगे वो पोजीशंस बताइए। तो आप कह सकते हो कि सर प्रेशर के नोड वहां होंगे जहां पर प्रेशर का एम्पलीट्यूड 0 होगा, जहां पर cos kx की वैल्यू 0 होगी। तो आप कह सकते हो कि इसके लिए cos kx शुड बी इक्वल टू 0। तो हमारा जो kx है वो या तो π/2 होना चाहिए, या 3π/2 होना चाहिए, या 5π/2 होना चाहिए, एंड सो तो बहुत सारे वैल्यूज हैं। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई है, दैट इज 2n प्लस 1 π/2 के। ये आपके पास आंसर आ गया। n की वैल्यू को अगर हम 0 रखते हैं तो x की सबसे पहली वैल्यू आ गई है π/2 के। n को अगर 1 रखता हूं तो मेरे पास आ गया 3π/2 के। n को अगर 2 रखता हूं तो मेरे पास अगली वैल्यू आ गई है 5π/2 के, 7π/2 के, एंड सो। बच्चों को ऐसे k की टर्म में लिखना आसान नहीं, अच्छा नहीं लगता, तो कोई बच्चा भी कर सकता है सर k को है ना आप 2π/λ लिख सकते हो। लैम्डा इज द वेवलेंथ। तो उस केस में आपका पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और आप आंसर लिख सकते हो x इक्वल्स टू
n को 0 रखता हूँ तो मेरे पास नोड आ गया बेटा, कहाँ पर आ गया, λ/4 पर। मैंने n को 1 रखा तो अगला नोड आ गया 3 λ/4 पर, अगला नोड आ गया 5 λ/4 पर, अगला नोड आ गया 7 λ/4 पर, अगला नोड आ जाएगा 9 λ/4 पर, एंड सो ऑन। ये आपकी x की वो वैल्यूज हैं जिन वैल्यूज के लिए प्रेशर का नोड होगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कहां पर डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड होगा, तो आप कह सकते हो कि सर जहां पर प्रेशर का नोड होगा वहीं पर हमारे डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड होगा। ये वाली बात मैंने आपको याद करा रखी है। प्रेशर का नोड होने का मतलब है कि जो दोनों वेव्स आ रही हैं उल्टे डायरेक्शन में, उनके बीच में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। जहां पर प्रेशर की वेव्स में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा उस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट के अंदर आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो आप कह सकते हो कि जहां पर आपका प्रेशर का नोड है वहीं पर आपका डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड है। तो आप बड़े आराम से कह सकते हैं कि यही आपके डिस्प्लेसमेंट के एंटी नोड्स हैं, इन पोजीशंस पर ही डिस्प्लेसमेंट के एंटी नोड्स हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलिए। नेक्स्ट सवाल ये बेटा, फाइंड पोजीशंस ऑफ प्रेशर एंटीनोड्स। कहां कहां पर प्रेशर के एंटीनोड्स हैं वो बताइए। आपके लिए बेटा छोटा सा काम है, कर दीजिए बेटा। कौन सा टाइम लग रहा है इसमें? कहां कहां पर प्रेशर के एंटीनोड्स हैं बता दीजिए बेटा। कहां कहां पर प्रेशर के एंटीनोड्स? प्रेशर के बेटा एंटीनोड्स वहां हैं जहां पर प्रेशर सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड में ऑसिलेट कर रहा है। प्रेशर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड में अगर ऑसिलेट कर रहा है तो इस एम्पलीट्यूड को या तो -2 p नोट कर दो या +2 p नोट कर दो। -2 p नोट और +2 p नोट एक ही बात है, बस -2 p नोट के अंदर आपकी रेयरफैक्शन पल्स होगी और +2 p नोट के अंदर आपकी कंप्रेशन पल्स होगी। ठीक है, तो -2 p नोट और +2 p नोट एक ही बात है। बिल्कुल जैसे रस्सी जो थी वो ऊपर की तरफ 2a डिस्टेंस जाए या रस्सी नीचे की तरफ 2a डिस्टेंस जाए, दोनों ही केस में हम ये कहते थे कि दोनों ही हमारे एंटी नोड्स हैं, है ना। तो इसी तरह से आप ये भी कह सकते हो कि ये भी आपके एंटी नोड्स ही। तो प्रेशर के एंटी नोड्स हैं, इस बात का अर्थ यह है कि जहां पर आपका एम्पलीट्यूड या तो +2 p नोट या -2 p नोट। सो यू कैन से दैट कि 2 p नोट cos kx शुड बी आइदर +2 p नोट और -2 p नोट। मेरे पास आ गया cos kx शुड बी इक्वल टू +-1। तो kx की वैल्यू आ गई। cos 0 1 होता है, cos पाई -1 होता है, cos 2 पाई 1 होता है, cos 3 पाई -1 होता है, cos 4 पाई 1 होता है, cos 5 पाई -1 होता है, एंड सो ऑन। आप बड़े आराम से कह सकते हैं कि kx शुड बी इक्वल टू n पाई, और x की वैल्यू बड़े इत्मीनान से हमारे पास आ गई n पाई k। n पाई k मतलब या तो बड़ा n को 0 रखूंगा तो 0 पर, फिर पाई k पर, फिर 2 पाई k पर, फिर 3 पाई k पर, फिर 4 पाई k पर, एंड सो ऑन। These are the positions of pressure antinode। ये आपके प्रेशर एंटीनोड्स की पोजीशंस हैं। ठीक है अच्छा, अगर बड़ा आपको k पसंद नहीं है तो आप k को बड़े आराम से लिख सकते हो 2 पाई बाई लैम्डा। पाई से पाई कैंसिल, तो x की वैल्यू मेरे पास आएगी n λ/2। इससे मैं लिख सकता हूं x की वैल्यू 0, x की वैल्यू λ/2, लैम्डा 3 λ/2, 2 लैम्डा, 5 λ/2, 3 लैम्डा, एंड सो ऑन। These are the positions of pressure antinodes। ठीक है बच्चों। हाँ, वैसे एक बात और बोल दूं कि जो आपके प्रेशर एंटीनोड्स की पोजीशन होगी वही पोजीशन आपकी डिस्प्लेसमेंट नोड्स की भी होगी। आई होप आपको याद होगा।
जिन जिन पॉइंट्स पर आपके प्रेशर कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे उन पॉइंट्स पर आपके जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे। यहां से हमें इन लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव के बारे में कुछ खास बातें पता लगी हैं, उनको हम एक एक करके लिखते हैं। सबसे पहली बात, प्रेशर का नोड और डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड, ये दोनों कोइंसाइड करेंगे। प्रेशर का एंटी नोड और डिस्प्लेसमेंट का नोड, ये दोनों ऑफ कोर्स कोइंसाइड करेंगे। ठीक है, दो कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच सेपरेशन लैम्डा बाई 2 होगा। चेक कर लो, यहां से तक का सेपरेशन लैम्डा बाई 2, यहां से सेपरेशन लैम्डा बाई 2, यहां से तक का सेपरेशन लैम्डा बाई 2, दो कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच में सेपरेशन लैम्डा बाई 2। सेपरेशन बिटवीन टू consecutive nodes is lambda by 2। बेटा लिखना बेटा सब कुछ ही। नेक्स्ट, सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स, बेटा चेक कर लो, दो कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स के बीच सेपरेशन कितना है? लैम्डा बाई 4, 3 लैम्डा बाई 4, 5 लैम्डा बाई 5। चेक कर लो बेटा, दो कंसेक्यूटिव एंटी नोड के बीच सेपरेशन भी लैम्डा बाई 2 ही है। अगली बात, दो कंसेक्यूटिव नोड और एंटी नोड के बीच में सेपरेशन लैम्डा बाई 4 है। जैसे 0 पर नोड है, लैम्डा बाई 4 पर एंटी नोड है, लैम्डा बाई 4 से लैम्डा बाई 4 आगे लैम्डा बाई 2 पर नोड है, लैम्डा बाई 2 से लैम्डा बाई 4 आगे 3 लैम्डा बाई 4 पर नोड है। ऐसे करके आप कह सकते हो कि दो कंसेक्यूटिव नोड्स और एंटी नोड्स के बीच में सेपरेशन लैम्डा बाई 4 है। तो आप अगला पॉइंट कह सकते हो, सेपरेशन between two consecutive nodes and antinodes is lambda by 4। अच्छा एक बात और, दो नोड के एग्जैक्टली बीचों बीच एक एंटीनोड आएगा, सॉरी दो कंसेक्यूटिव नोड्स के एग्जैक्टली बीचों बीच एक एंटीनोड आएगा। जैसे 0 और लैम्डा बाई 2 है, इन दोनों के बीच में लैम्डा बाई 4 आएगा, वहां पर कौन आएगा? एंटीनोड। लैम्डा बाई 2 और लैम्डा के बिल्कुल बीचों बीच कौन आएगा? 3 लैम्डा बाई 4, वहां इन दोनों एंटीनोड के बीच में कौन आएगा? नोड। तो दो कंसेक्यूटिव एंटीनोड के बिल्कुल बीचों बीच कौन आएगा? नोड। दो कंसेक्यूटिव नोड के बिल्कुल बीचों बीच कौन आएगा? एंटीनोड। चेक कर लो, जैसे ये दो कंसेक्यूटिव नोड्स हैं, लैम्डा बाई 4 और 3 लैम्डा बाई 4, इनको बिल्कुल बीचों बीच लैम्डा बाई 2 पर कौन है आपका? एंटीनोड। ये जो 3 लैम्डा बाई 4 और 5 लैम्डा बाई 4 है, इनको बिल्कुल बीचों बीच कौन आएगा? लैम्डा, वहां पर कौन आपका? एंटीनोड। तो दो कंसेक्यूटिव एंटीनोड के बिल्कुल बीचों बीच नोड और दो कंसेक्यूटिव नोड के बिल्कुल बीचों बीच आपका एंटीनोड। आई होप ये लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव्स की जो मैथमेटिक्स है ये तो आपके दिमाग में सेट हो गई होगी, है ना? ये तो बेटा कोई ऐसे बहुत भारी काम नहीं था। आगे चलते हैं बच्चों। अब यही लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हम लोगों को बनानी है। हम ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कुछ सिलेंड्रिकल पाइप्स में बनाएंगे, और जिन सिलेंड्रिकल पाइप्स के अंदर हम इनको बनाते हैं, दोस पाइप्स आर नोन एज ऑर्गन पाइप्स। ऑर्गन पाइप्स आर जस्ट सिंपल पाइप्स, अक्सर मेटल की या वुड की बनी होती है। सुनिए बेटा, resonance of sound in organ pipe, it will be just repetition of formulas। बड़ा जो फॉर्मूले हमने पहले से पढ़ रखे हैं उन फॉर्मूला का जस्ट रिपीटेशन ही होगा, नए फॉर्मूले नहीं आएंगे। जो फॉर्मूले हमने बेटा रेजोनेंस में पहले पढ़े थे मोर और लेस वही फॉर्मूले वापस से आएंगे। हाँ, कोशिश ये करेंगे कि हम डेरिवेशन अलग स्टाइल से करें जिससे आप बोर ना हो, क्योंकि एक बार हम डेरिवेशन पहले भी कर चुके हैं, तो एक डेरिवेशन अपन अलग स्टाइल से कर लेंगे इस बार, ठीक है। रेजोनेंस ऑफ साउंड इन ऑर्गन पाइप, या फिर बेटा इससे ना
कहीं कहीं वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम भी लिखा रहता है। ऑर्गन पाइप इज सिंपली सिलेंड्रिकल पाइप। अक्सर इन जनरल ये मेटल की या वुड की बनी होती है। जैसे फ्लूट है, जैसे बेटा फ्लूट है, बांसुरी है, वो भी अपने आप में एक ऑर्गन पाइप है। चलिए बेटा, इसमें अगेन दो केस होंगे। पहले ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप का मतलब जिसके दोनों एंड्स ओपन हो, जिसके बोथ एंड्स ओपन हो, तो आप कह सकते हो ओपन ऑर्गन पाइप के बोथ एंड्स ओपन। सुनिए बेटा, ये आपके पास कोई ऑर्गन पाइप है। ऑर्गन पाइप सिंपली मीन्स ए सिलेंड्रिकल पाइप लाइक दिस। ठीक है बच्चों, इस सिलेंड्रिकल पाइप की जो लेंथ है वो मैं एक बार के लिए L ले रहा हूं, मैं इसको L ले रहा हूं, और यहां पर इस ऑर्गन पाइप के अंदर साउंड जाए और वो साउंड अच्छी खासी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करे, उसकी रेजोनेंस हो और अच्छे खासे एम्पलीट्यूड से वो साउंड वाइब्रेट करे। इसके लिए उस सोर्स के और इस ऑर्गन पाइप के बीच में रेजोनेंस होना चाहिए। ये रेजोनेंस उस सोर्स की हर फ्रीक्वेंसी के लिए नहीं हो पाएगा, सिर्फ और सिर्फ कुछ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज के लिए ही हो पाएगा। दोज स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज आर ऑलरेडी यू नो दैट कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी या फिर नॉर्मल फ्रीक्वेंसी या फिर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ऐसे हम पहले से नाम निकाल चुके हैं एंड एग्जैक्टली फॉर्मूले भी वैसे के वैसे ही आएंगे, बट फिर भी सुनना। ये आपके पास आ गया एक ट्यूनिंग फोर्क। इस ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी है F। ये ट्यूनिंग फोर्क ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा। ये जब ट्यूनिंग फोर्क ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा तो सारे के सारे मीडियम पार्टिकल्स को ऐसे ऐसे वाइब्रेट कराएगा। एक वेव जाएगी, एक वेव टकरा के वापस आएगी। दोनों वेव्स के बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो उस केस के अंदर इस ऑर्गन पाइप में से बढ़िया आवाज आएगी और हम कहेंगे कि इस ट्यूनिंग फोर्क के और इस ऑर्गन पाइप के बीच में रेजोनेंस हो गया। और जिन फ्रीक्वेंसीज पर ये रेजोनेंस होगा उन फ्रीक्वेंसीज को हम नाम दे देंगे नेचुरल फ्रीक्वेंसी, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी या फिर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। मैं इस फ्रीक्वेंसी को तीन तरीके से प्रूव कर सकता हूं, जिसमें से दो तरीके ऐसे हैं जो हमने वेव ऑन स्ट्रिंग के अंदर भी यूज किए थे और मोर और लेस बेटा वैसे के वैसे यहां पर आएंगे। सुनिएगा, किसी टाइम पर लेफ्ट टू राइट जो वेव जा रही है, मैं उसकी इक्वेशन लिख रहा हूं। P1 इज इक्वल्स टू P0 साइन kx माइनस ओमेगा टी। और जो वेव इस ओपन एंड से, बेटा इस बार बोथ एंड ओपन है, तो ये वाला एंड भी आपका ओपन है और ये वाला एंड भी आपका ओपन है। इस ओपन एंड से टकराकर जो वेव आ रही है, मैं उसकी इक्वेशन लिख रहा हूं। P2 इज P0 साइन kx प्लस ओमेगा टी प्लस थीटा। As you can see that कि these two waves are having same amplitude and same omega, so their resultant may be a standing wave, will be a standing wave। हाँ, वो standing wave अच्छी बने उसके लिए मेरे पास बाउंड्री कंडीशंस भी चाहिए होंगी, हम बना देंगे। हमारे पास जो रिजल्टेंट वेव आएगी P, that will be of course P1 plus P2। मैंने उसके लिए P0 को तो बड़ा बाहर निकाल लिया, साइन kx प्लस ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस साइन kx माइनस ओमेगा टी। इससे मेरे पास आ गया 2P0 साइन kx प्लस थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा बाई 2। ये हमारे पास रिजल्टेंट स्टैंडिंग वेव आ गई है, रिजल्टेंट साउंड की जो स्टैंडिंग वेव आ गई वो आ गई है। लेकिन मुझे यहां पर बाउंड्री कंडीशंस लगानी पड़ेगी। बाउंड्री कंडीशंस लगाते हैं, और आप जानते हो बेटा मुझे यहां पर दो बाउंड्री कंडीशंस लगानी है। बाउंड्री कंडीशन पहले, ये लेफ्ट वाला पोर्शन है, मतलब ये x इक्वल्स टू 0 है और ये बेटा मेरे पास x इक्वल्स टू l है। x इक्वल्स टू 0 वाला जो पॉइंट है ये ओपन एंड है। बेटा पता नहीं आपको याद है या नहीं है, नहीं याद है तो मैं याद दिला देता हूं।
ये जो x इक्वल्स टू 0 वाला पॉइंट है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट का नोड बनता था और यहां पर डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड बनता था और प्रेशर का नोड। इसका मतलब x इक्वल्स टू 0 पर प्रेशर का नोड होना चाहिए। तो पहली बाउंड्री कंडीशन मेरे पास ये आ गई है कि x इज इक्वल्स टू 0 जो है वहां पर प्रेशर का नोड बनना चाहिए। इसका मतलब x इक्वल्स टू 0 पर ये 0 होना चाहिए। x इक्वल्स टू 0 पर ये जो प्रेशर का एम्पलीट्यूड है ये 0 होना चाहिए। सो 2p0 साइन बड़ा x इक्वल्स टू 0 की बात कर रही है तो k इंटू 0 तो हो गया 0 प्लस θ/2 शुड बी इक्वल टू 0। मेरे पास आ गया साइन θ/2 इज इक्वल्स टू 0, तो मेरे पास थीटा की वैल्यू आ गई है 0। पहला काम तो हो गया। हालांकि थीटा की एक वैल्यू और आती है 2π, बट यू नो इट वेरी वेल कि 0 और 2π तो एक ही बात है। ये सारी कैलकुलेशन बड़ा रिपीट है, इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि ये कैलकुलेशन मैं एक बार पहले कर चुके हैं। तो मेरे पास x इक्वल्स टू 0 रखने पर रिजल्टेंट प्रेशर की वेव आ गई है। बड़ा क्या आ गई है? 2p0 साइन kx cos ओमेगा टी। व्हाट विल बी द सेकंड कंडीशन? सेकंड कंडीशन ये है कि जो रिजल्टेंट लॉन्गिट्यूडनल वेव बनी है उसके लिए बड़ा ये वाला एंड आपका ओपन है। ओपन वाले एंड पर डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड था और प्रेशर का नोड है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो x इक्वल्स टू 0 है वो भी हमारे प्रेशर का नोड होना चाहिए। तो x इक्वल्स टू L पर ये प्रेशर का एम्पलीट्यूड 0 होना चाहिए। तो इट मीन्स दैट कि 2p0 साइन KL शुड बी इक्वल टू 0। इसके लिए ये जो बड़ा मैंने x को क्या रख दिया? L वाले पॉइंट। इसका मतलब KL शुड बी इक्वल टू nπ। K इज ऑलवेज 2π बाई लैम्डा इंटू L इज इक्वल्स टू nπ। बड़ा पाई से पाई कैंसिल और मेरे पास आ गया 2L इज इक्वल्स टू n लैम्डा। दिस 2L इज इक्वल्स टू n लैम्डा इज ऑल्सो नोन एज योर कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। तो ओपन ऑर्गन पाइप के लिए 2L इज इक्वल्स टू n लैम्डा इज योर कंडीशन फॉर रेजोनेंस। हालांकि ये वाला रिलेशन देखकर मेरे बच्चे कहेंगे सर आपने तो हमारा खूब सारा टाइम वेस्ट कर दिया। सर जब रस्सी के दोनों एंड फिक्स थे तब भी सर यही फॉर्मूला आया था, अब भी सर वही फॉर्मूला है। हाँ बेटा वही फॉर्मूला है और इवन कैलकुलेशन भी मोर और लेस वही है। मेरे पास कुछ नया था नहीं, इवन सवालों की स्टाइल भी काफ़ी हद तक वैसी की वैसी होगी। ठीक है, अच्छी बात है, रिपीट हो गया। लेकिन बच्चे बोलेंगे सर हमने वेव ऑन स्ट्रीम में भी सवाल किए थे, लैम्डा पर सवाल कम थे, फ्रीक्वेंसी पे ज़्यादा थे। अच्छा बेटा ऐसा है, तो आप एक काम कीजिए, लैम्डा को आप लिख सकते हो स्पीड ऑफ साउंड अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड ऑफ कोर्स वही होगी जो ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी है। और हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई है बेटा कितनी? NV अपॉन 2L या फिर N अपॉन 2L इंटू V। बेटा V मैं आपको लिखना सिखा चुका हूँ अंडर रूट ऑफ मीडियम का बल्क मॉडुलस अपॉन रो, या फिर अगर एयर है तो मैं आपको और बेटर तरीके से सिखा चुका हूँ बल्क मॉडुलस को हम लिख सकते हैं गामा टाइम्स P बाई रो। बड़ा प्रेशर और रो की टर्म्स में अगर आपको नहीं पसंद हो तो मैं आपको सिखा चुका हूँ दैट इज गामा RT अपॉन N। अगेन फ्रीक्वेंसी जो है, जिस फ्रीक्वेंसी पर इस ऑर्गन पाइप के अंदर से शानदार आवाज आएगी और इस ट्यूनिंग फोर्क के और इस ऑर्गन पाइप के बीच में रेजोनेंस होगा, दीज आर द फ्रीक्वेंसीज। सर दीज क्यों बोल रहे हो? बेटा ये एक फ्रीक्वेंसी थोड़ी है। n को 1 रखोगे तो एक आएगी, 2 रखोगे तो कुछ दूसरी आएगी, 3 रखोगे तो तीसरी आएगी, 4 रखोगे तो चौथी आएगी, ऐसे बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज आएंगी। एंड ऑल दीज फ्रीक्वेंसीज आर नोन एज, अगेन यू नो द नेम्स, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसीज, नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज, और इवन बेटा किसी किसी बुक में इनको नेचुरल फ्रीक्वेंसीज भी बोल रखे हैं, जैसे HCV के अंदर ही बोल रखा है, तो पता होना चाहिए, नाम पता होना चाहिए। ठीक है, इनमें जो सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी है जिससे आप इस ऑर्गन पाइप के अंदर रेजोनेंस सेट कर सकते हो, उसके लिए आप n को 1 रखो। n को 1 रखते मेरे पास सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी आ गई है, दैट इज V अपॉन 2L। दिस फ्रीक्वेंसी इज नोन एज योर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। n को 2 रखते ही मेरे पास 2 से 2 कैंसिल, फ्रीक्वेंसी आ गई है V बाई L। ये हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की दुगनी है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की 2 टाइम्स है, इसीलिए हमने इसका नाम निकाल रखा है सेकंड हार्मोनिक।
एन को 3 रखने पर तीसरी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, दैट इज 3v/2l, और ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की 3 टाइम्स है। सो इसलिए हमने इसका नाम निकाल दिया है थर्ड हार्मोनिक। ठीक है, मैं अगर n को 4 रखूंगा तो मेरे पास आ गई है 2v/l, बेटा 2 से 2 कैंसिल। ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की 4 टाइम्स है, इसलिए बेटा मैंने इसका नाम निकाल दिया है फोर्थ हार्मोनिक। लेकिन आप जानते हो कि बेटा यहां पर गिनती का एक सिस्टम और है। वो जो गिनती का दूसरा सिस्टम है वो ये कहता है कि फंडामेंटल वाले को तो छोड़ दो और उसके बाद गिनती लगा दो 1 2 3 4 5 ऐसे। फंडामेंटल को छोड़ने के बाद जो सबसे पहली बार आता है उसको बोल दो फर्स्ट ओवरटोन, जो सेकंड आता है उसको बोल दो सेकंड ओवरटोन, जो फिर थर्ड आता है उसको बोल दो थर्ड ओवरटोन। और यहां से आप ये भी समझ गए कि तीसरा ओवरटोन चौथा हार्मोनिक है, दूसरा ओवरटोन तीसरा हार्मोनिक है, फर्स्ट ओवरटोन आपका सेकंड हार्मोनिक है, 50वां ओवरटोन आपका 51st हार्मोनिक होगा। तो आप ये मोर और लेस ये सीक्वेंस समझ गए होंगे। ये सीक्वेंस आप पहले देख भी चुके हैं, ऐसा नहीं कि आप पहली बार देख रहे हैं, यू नो देम वेरी वेल, हम पहले से इनको जानते हैं। ठीक है पक्का ना। मैं है ना इसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को एक स्टाइल से और निकाल सकता हूं, मतलब एक क्यों बेटा 2 स्टाइल से और निकाल सकता हूं। मैंने जानबूझ के बेटा ये वाली डेरिवेशन की क्योंकि मैं ना कंपेयर करना चाह रहा था कि आप लोगों के दिमाग में सेट हो जाए कि सर ने जो काम वेव ऑन स्ट्रिंग में किया था, सर ने मोर और लेस वही काम यहां किया है, वही फॉर्मूले यहां आए हैं, तो कुछ नई बात नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ ये बात आपके दिमाग में सेट करने के लिए मैंने ये वाली डेरिवेशन इस तरह से की है। बाकी मैं इस सारे के सारे सिचुएशन को एक तरीके से और डिराइव कर सकता हूं। सुनना, जैसे ये ऑर्गन पाइप है हमारी, ये एंड ओपन, ये एंड ओपन, जो भी हमारे पास स्टैंडिंग वेव बनेगी उसमें अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो ये वाला पॉइंट नोड होगा और ये वाला पॉइंट नोड होगा, ये तो तय है। और पूरी की पूरी ऑर्गन पाइप की जो लेंथ है वो L है, नोड से नोड तक, नोड से नोड तक बेटा पता नहीं कितने लूप बनेंगे। हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही लूप बने, हो सकता है कि ऐसे 2 लूप बने, आई डोंट। ऐसा भी हो सकता है कि ये नोड और ये नोड तो तय है, यहां से यहां तक की लेंथ जो है वो L है, ये नोड है, ये नोड है। बात कर रहे हैं प्रेशर की, प्रेशर का यहां भी नोड होगा, नोड यहां भी नोड होगा, नोड से नोड तक पूरे लूप बनाने हैं। तो ऐसा हो सकता है बड़ा, ऐसा हो सकता है कि नोड से नोड, नोड से नोड, नोड से नोड, नोड से नोड, ऐसे n नंबर ऑफ लूप्स बन जाएं, ऐसे n नंबर ऑफ लूप्स बन जाएं। और नोड से नोड तक का जो सेपरेशन होता है वो मेरे बच्चे जानते हैं कितना होता है, λ/2। तो नोड से नोड, नोड से नोड, नोड से नोड, नोड से नोड, λ/2, 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 n टाइम्स λ/2 शुड बी इक्वल टू L। सीधा ही आ गया, मेरे पास आ गया 2L इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ लैम्डा। सीधा आ गया बेटा। n क्या है, नंबर ऑफ लूप्स। n क्या है बेटा, नंबर ऑफ लूप्स। n आपके नंबर ऑफ लूप्स बना भी लेंगे, लेकिन बेटा फॉर्मूला देखो वापस से वही आ गया, लैम्डा को वापस से लिख दो बेटा v/f, तो आपका वही फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी के सारे वही फॉर्मूला वापस से रिपीट हो गए। ठीक है, ये तो अजीब नहीं लगा होगा, बिल्कुल आसान से लगा होगा, जो ना बिल्कुल आसान से लगा होगा। आगे चलते हैं बेटा। एक तरीका और है, आप कहोगे सर आपने जो फ्रीक्वेंसी निकालने के 2 तरीके बताए हैं, ऐसे दोनों तरीके तो मोर और लेस हम लोगों ने वेव ऑन स्ट्रिंग के अंदर भी देखे थे। सर क्या साउंड वेव्स में क्या आप कुछ एक्स्ट्रा बताना चाहते हो क्या? हाँ बेटा, मैं एक्स्ट्रा बताना चाहता हूँ, लेकिन एक्स्ट्रा बताने का ये अर्थ नहीं है कि ना मैं कुछ नया ले आऊँगा।
मतलब फॉर्मूला नया ले होगा, फॉर्मूला वही आएगा। सुनना, सुनिए बेटा, सुनना, मेरे पास ये ट्यूनिंग फोर्क है, ये ट्यूनिंग फोर्क लगातार ऐसे ऑसिलेट कर रही है। इस ट्यूनिंग फोर्क ने यूं ऑसिलेट करना किया तो सारे के सारे मीडियम पार्टिकल्स यूं ऑसिलेट होना स्टार्ट हुए। वेव बेटा गई गई गई, ओपन एंड से टकराई, वापस आई वापस आई वापस आई, फिर टकरा के वापस चली गई। अब एक बात सुनना, ये एल डिस्टेंस है, मैं प्रेशर के टर्म्स में सोच रहा हूँ। प्रेशर वेव एल डिस्टेंस गई 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 गई, फिर एक एंड से टकराई, ओपन एंड से टकराई, फिर आई 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 आई, एल डिस्टेंस फिर से ट्रेवल किए, फिर ओपन एंड से फिर से टक्कर हुई और इधर गई। जिस टाइम पर ये वेव जा रही थी उसी टाइम पर ट्यूनिंग फोर्क ने एक वेव और भेज दी। अगर इन दोनों वेव्स के बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, अगर इन दोनों वेव्स के बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया तो तय बात है, कंफर्म बात है कि जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी और आपको इस ऑर्गन पाइप से अच्छी खासी साउंड सुनाई देगी। और उस केस में आप बोल पाओगे कि इस ऑर्गन पाइप के और ट्यूनिंग फोर्क के बीच में रेजोनेंस हो गया। आप कहोगे ठीक है सर, दोनों के बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो तो जाएगी, लेकिन चेक तो कर लो कि दोनों में अंतर क्या है। बेटा दोनों में अंतर यह है कि जो एक वेव पहले जा चुकी है उसने 2L एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल की है। क्या की है? 2L एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल की है। कैसे? L डिस्टेंस जाना, L डिस्टेंस आना। एक्स्ट्रा डिस्टेंस के कारण अगर आपको याद हो तो एक फेज डिफरेंस हुआ करता था 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। बेटा पाथ डिफरेंस वैसे हम डेल्टा एक्स से लिखते थे, लेकिन यहां पर तो डेल्टा एक्स कितना आ गया बेटा? 2L आ गया। कितना आ गया बेटा? 2L आ गया। सो दिस इज द फेज डिफरेंस ड्यू टू पाथ डिफरेंस। तो जो वेव पहले से आ चुकी है उसने 2L एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किए और उसके कारण फेज डिफरेंस है ये। दूसरी वाली वेव तो जस्ट आई है। सर और कोई अंतर भी है क्या? है। ओपन एंड से रिफ्लेक्शन है, ओपन एंड से रिफ्लेक्शन है। अब सुनना इस बात को, पता नहीं आपको याद है या नहीं है। अगर मैं इस साउंड वेव को प्रेशर वेव मानूं तो मैंने आपको सिखा रखा है कि ओपन एंड से जब भी रिफ्लेक्शन हो तो पाई का फेज ऐड कर दिया करो। याद करो बेटा, थोड़ा टाइम पहले ही पढ़ाया था। ओपन एंड से जब भी रिफ्लेक्शन हो प्रेशर वेव का तो पाई का फेज ऐड कर दिया करो। लेकिन आप बोलोगे सर एक बार तो ओपन एंड से यहां रिफ्लेक्शन है, एक बार ओपन एंड से यहां रिफ्लेक्शन है, तो मुझे पाई नहीं ऐड करना है, 2π ऐड करना है। बेटा 2π के बाद तो साइकिल रिपीट हो जाती है। 2π इज सेम एज 0। 2π को तुम ऐड करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वी नो दैट कि π/6 एंगल और 2π प्लस π/6 एंगल आर मोर और लेस सेम, मैथमेटिकली तो सेम ही है। तो ये वाला 2π तुम ऐड करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गए इस बात को? पाई आपने यहां ऐड किया, पाई आपने यहां ऐड किया। प्रेशर वेव जो है वो अगर यहां पर रिफ्लेक्शन करती है, यहां पर रिफ्लेक्शन ऐड करती है, तो पाई का फेज यहां ऐड करोगे, पाई का फेज यहां ऐड करोगे, 2π ऐड करना पड़ेगा। और 2π एंगल ऐड करना या फिर 360 डिग्री एंगल ऐड करना, वो तो बेटा तुम जानते ही हो, वापस आपको वहीं पे पहुंचा देता है। दिस इज द फेज डिफरेंस एंड दिस फेज डिफरेंस मस्ट बी इक्वल टू, अरे सर हम तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आते हैं बेटा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आता है तो फेज डिफरेंस मस्ट बी इक्वल टू 2π। बेटा 2π से 2π कैंसिल, वापस से आपके पास आ गया 2L इज इक्वल्स टू n लैम्डा। वापस आ गया 2L इज इक्वल्स टू n लैम्डा। लैम्डा को बेटा वापस से आप V/F लिख सकते हो और आपके पास फ्रीक्वेंसी की फॉर्मूला वापस से वही आ गया है NV/2। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला वही आ गया NV/2L। यही आपका आंसर है, वापस वही आ गया। ठीक है। अब कोई बच्चा ये कह सकता है कि सर आपने ना इस पूरी की पूरी साउंड वेव को प्रेशर के टर्म में क्यों सोचा? सर आप इसको ना लॉन्गिट्यूडनल डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में क्यों नहीं सोच रहे? वैसे तो अगर हम कभी किसी जगह अगर कंफ्यूज होंगे कि सर साउंड को हम प्रेशर के टर्म्स में सोचें या फिर साउंड की फॉर्म में सोचें, तो हम हमेशा प्रेशर के टर्म में ही सोचेंगे, क्योंकि हमारे जो ईयर्स हैं
जो साउंड को परसीव करते हैं वो प्रेशर के टर्म्स में परसीव करते हैं, इसलिए हम प्रेशर के टर्म में परसीव करना ज़्यादा पसंद करते हैं, प्रेशर के टर्म्स में कैलकुलेट करना ज़्यादा पसंद करते हैं। बट कोई बच्चा जिद्दी कर ले कि सर इसी पूरी की पूरी बात को सर डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में समझाओ, तो देखो एक डिस्प्लेसमेंट वेव पहले गई, एल डिस्टेंस ट्रेवल की, एल डिस्टेंस ट्रेवल की, फिर टकरा के यहीं आ गई, उसी टाइम पर अगली डिस्प्लेसमेंट वेव और आ गई। पहली वाली डिस्प्लेसमेंट वेव ने 2L एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो उसके कारण फेज डिफरेंस आएगा 2π/λ इंटू 2L। सर ये 2 बार रिफ्लेक्शन हुआ है, उनका क्या? बेटा पता नहीं, अगेन आपको याद है या नहीं है, मैंने याद करवा रखा है, ढंग से लिखा रखा है क्लास नोट्स के अंदर कि ओपन एंड पर डिस्प्लेसमेंट वेव में कोई पाई वगैरह का फेज ऐड नहीं करते, तो ये भी ओपन एंड से रिफ्लेक्शन है, ये भी ओपन एंड से रिफ्लेक्शन है, तो दोनों ही जगह बेटा कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। एंड व्हाट डू वी वांट? वी वांट इट इक्वल्स टू इवन मल्टीपल ऑफ पाई। वापस से बेटा आपका वही आंसर 2L इज इक्वल्स टू L, बड़े आराम से आपका वही आंसर आएगा। तो जैसे सोचना चाहो बेटा वैसे सोचिए, कोई इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैं आपको हल्के फुल्के बेटा 2-4 बातें और बताता हूं, खास तौर से किस तरह से प्रेशर और डिस्प्लेसमेंट वेरी कर रहे हैं, इस बात को हल्का सा और समझाता हूं। जैसे फंडामेंटल मोड, बेटा फंडामेंटल मोड में हमने n को 1 रखा था और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बेटा हमारे पास v/2L आई थी, और ठीक है n इक्वल टू 1 आने का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही लूप बनेगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही लूप बनेगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही लूप बनेगा, ठीक है। तो अगर आपके पास ये एक ऑर्गन पाइप है, ये आपके पास बड़ा कोई ऑर्गन पाइप है, ये x इक्वल्स टू 0 है, ये x इक्वल्स टू L है, और मुझे प्रेशर के टर्म्स में बातें करनी है। तो मैं जानता हूं कि अगर इसमें प्रेशर की स्टैंडिंग वेव्स बनेंगी तो यहां पर प्रेशर का नोड होगा, यहां पर प्रेशर का नोड होगा, और लूप एक ही बनना चाहिए, तो लूप बनेगा ऐसा, ऐसा बिल्कुल बीचों बीच x इक्वल्स टू L/2 पर प्रेशर का एंटी नोड बनेगा। एंटी नोड मतलब प्रेशर वेरी करेगा +2p नोट से लेके -2p नोट तक। इस x इक्वल्स टू L/2 पर प्रेशर जो वेरी करेगा वो +2p नोट से लेके -2p नोट तक वेरी करेगा, और सिर्फ एक लूप बनेगा इस तरह से, ठीक है। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछ ले कि सर प्रेशर की आपकी बात मान ली, सर डिस्प्लेसमेंट की बात बोल सकते हो क्या? हाँ बोल सकता हूं। डिस्प्लेसमेंट में हमारा जो ग्राफ आएगा इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ये डिस्प्लेसमेंट, ये x इक्वल्स टू 0, ये x इक्वल्स टू L/2 और ये x इक्वल्स टू L। अब सुनना, जो x इक्वल्स टू L/2 है वहां पर प्रेशर का एंटी नोड है, इस बात का मतलब ये है कि यहां पर डिस्प्लेसमेंट का नोड है, ठीक है। यहां पर प्रेशर का नोड है, इसका मतलब यहां पर डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड है, यहां पर प्रेशर का नोड है मतलब यहां पर डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड है। लेकिन सर आपने ऐसा क्यों किया कि इसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव दिखाया तो इस पार्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव दिखाया? क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि नोड के लेफ्ट वाले पॉइंट और नोड के राइट वाला जो पॉइंट है वो दोनों कभी भी सेम फेज में नहीं होते, दे आर ऑलवेज आउट ऑफ फेज। सो आपकी जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होगी इट विल बी समथिंग लाइक दिस, सॉरी इक्वेशन नहीं बेटा, ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस। ये ग्राफ है, इस बात का ये अर्थ मत निकाल लेना कि ये वाला पार्टिकल उठ के इधर चला गया, ये वाला पार्टिकल गया इधर ही है, ये वाला पार्टिकल गया इधर ही है, बस डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में है और मैक्सिमम है।
तो यहां वाला जो पार्टिकल था वो इस तरफ आ गया है, इसका डिस्प्लेसमेंट है 0। इस वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है नेगेटिव में, बेटा किस में है, नेगेटिव में। इस वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है नेगेटिव में, तो नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि नीचे आ गया, लॉन्गिट्यूडनल डिस्प्लेसमेंट, तो इसका मतलब ये वाला पार्टिकल आ गया इधर की तरफ। तो आपने इस बात को नोटिस कर लिया होगा कि ये वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, और जो लेफ्ट वाले पार्टिकल हैं उनके डिस्प्लेसमेंट तो है पॉजिटिव, और जो राइट वाले पार्टिकल हैं उनके डिस्प्लेसमेंट है नेगेटिव। इसका मतलब ये वाले पार्टिकल इधर आए हैं और ये वाले पार्टिकल इधर आए हैं। ये वाले पार्टिकल अगर इधर आए हैं और ये वाले पार्टिकल इधर आए हैं, और ये बीचों बीच वाला पार्टिकल अगर यहीं पर है, तो दोनों तरफ से पार्टिकल्स यूं आ गए हैं। दोनों तरफ से अगर पार्टिकल्स यूं आ गए हैं, ऐसे आ गए हैं, ऐसे आ गए, तो इस रीजन के अंदर अचानक से डेंसिटी बढ़ गई है, और अचानक से अगर डेंसिटी बढ़ गई है तो अचानक से प्रेशर बढ़ गया है, और अगर अचानक से प्रेशर बढ़ गया तो इस पॉइंट पर प्रेशर हो गया +2p0, प्रेशर का मैक्सिमा कितना हो गया बेटा, +2p0। इसी तरह से कभी ना कभी ऐसा भी होगा t/2 टाइम बाद कि आपका ग्राफ विल बी लाइक दिस। सर ग्राफ ऐसा हो गया, इस बात का मतलब क्या है बेटा, ग्राफ ऐसा हो गया इस बात का मतलब यह है कि इस वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है नेगेटिव, मतलब ये इधर नहीं गया है, ये वाला पार्टिकल इधर चला गया। इस वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है पॉजिटिव, मतलब ऊपर नहीं गया है, इधर चला गया, तो ये वाला पार्टिकल इधर चला गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि नेगेटिव वाले पार्टिकल चले गए हैं नेगेटिव में, और पॉजिटिव वाले पार्टिकल चले गए पॉजिटिव में। तो ये वाले पार्टिकल इधर से दूर भाग गए, ये वाले पार्टिकल इधर से दूर भाग रहे हैं, और ये x = L/2 वाले पार्टिकल तो जहां हैं वहीं पड़े हैं। तो L/2 वाले पार्टिकल तो यही है, इनके आजू बाजू वाले जो पार्टिकल हैं वो अचानक से दूर चले गए। जैसे दूर चले गए तो बीच वाले रीजन के अंदर अचानक से रेयरफैक्शन पल्स आ गई है, और अगर रेयरफैक्शन पल्स आ गया तो हमारा प्रेशर अचानक से घट गया है। अचानक से घट गया है, इसका मतलब यहां पर अचानक से बेटा इस x = L/2 पर अचानक से एक्सेस प्रेशर हो गया -2p0। तो इसका मतलब इस पॉइंट पर प्रेशर जो होगा वो आप समझ गए होंगे, +2p0 -2p0 +2p0 -2p0 +2p0 -2p0, और बीच वाले पार्टिकल्स तो वही हैं, और ये जो राइट और लेफ्ट वाले पार्टिकल वो लगातार ऐसे 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 आ रहे हैं, और उनके ऐसे ऐसे आने के कारण कंप्रेशन रेयरफैक्शन कंप्रेशन रेयरफैक्शन कंप्रेशन रेयरफैक्शन +2p0 -2p0 +2p0 -2p0 +2p0 -2p0 +2p0 -2p0, ऐसे लगातार प्रेशर और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के साथ रिलेट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है। ये मत सोचने लगे ये वाला पार्टिकल ऊपर जा रहा है, ये वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है पॉजिटिव मैक्सिमम, ऐसे ये अर्थ है। ठीक है, गंवारों की तरह मत बोलते ना कि अरे सर पार्टिकल ऊपर भाग गया, ऊपर नहीं भागा। ठीक, आई होप समझ गए होंगे इस बात को। आगे चलते हैं बेटा। ऐसे थोड़े अपन और बना लेते हैं एक बार, है ना, और भी बना के देख लेते हैं अपने को क्या। जैसे कोई मुझे कह दे कि सर सेकंड हार्मोनिक मोड बनाओ, बना देंगे अपन, तो कूल है बहुत ही इस मामले में, कोई कहेगा तो मना थोड़ी करेंगे अपन। सेकंड हार्मोनिक मोड कह दो, इसी को हम फर्स्ट ओवरटोन मोड भी कह सकते हैं। अब सेकंड हार्मोनिक मोड है, मतलब आपने n को 2 रखा है, n को 2 रखा है, मतलब फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है वो आ गई है 2v/2l, दैट इज ऑफ कोर्स v/l। इसका मतलब कुल मिलाकर 2 लूप बनेंगे। इसका मतलब कुल मिलाकर 2 लूप बनेंगे, तो बना देंगे अपने क्या। तो अगर किसी ऑर्गन पाइप के अंदर ट्यूनिंग फोर्क जो है वो जो साउंड वाइब्रेट कर रही है, और साउंड अगर सेकंड हार्मोनिक मोड में अगर वाइब्रेट कर रही है, तो इट विल बी लाइक दिस। इट विल बी लाइक दिस। मैं बात कर रहा हूं प्रेशर की। ओपन ऑर्गन पाइप है तो नोड से स्टार्ट होगा और नोड से खत्म होगा, नोड से स्टार्ट होगा और नोड से खत्म होगा। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि सिर्फ और सिर्फ ऐसे एक ही लूप बनेगा, 2 भी बन सकते हैं, 3 ही बन सकते हैं। ये सेकंड हार्मोनिक है इसलिए 2 लूप बन जाएंगे। तो आप कह सकते हो कि हम इस पूरे पूरे काम को ऐसे करते हैं।
माइनस। हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। लूप तो है 2, लेकिन मैंने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ये x इक्वल्स टू 0 जो है, ये तो हो गया मेरे पास प्रेशर का नोड। ये x इक्वल्स टू L/4 हो गया है प्रेशर का एंटी नोड। x इक्वल्स टू L/2 हो गया है नोड। x इक्वल्स टू 3L/4 हो गया है प्रेशर का एंटी नोड। और x इक्वल्स टू L वापस से हो गया है प्रेशर का नोड। तो नोड नोड नोड, 3 तो नोड है और 2 आपके प्रेशर के एंटी नोड है। एंटी नोड एंटी, ठीक है। अगर मैं कहूं कि मुझे ये सारे के सारी बातें डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में पहचाननी है, तो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ भी बना सकता बड़ा मैं। देखो, यहां पर आपके प्रेशर का एंटी नोड है तो डिस्प्लेसमेंट का नोड आएगा। यहां पर प्रेशर का एंटी नोड है तो डिस्प्लेसमेंट का नोड आएगा। यहां पर प्रेशर का एंटी नोड है तो डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड आएगा। प्रेशर का नोड है तो डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड आएगा। लेकिन सर इसको प्लस लिखा तो इसको माइनस क्यों? बेटा नोड के इधर और इधर दोनों उल्टे फेज में होते हैं। तो यहां पर बेटा, यहां पर प्रेशर का नोड तो डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड। सो ग्राफ विल बी लाइक दिस। जो डिस्प्लेसमेंट है उसका ग्राफ विल बी लाइक दिस। लूप अभी दो हैं इसमें, एक लूप तो ये पूरा हाफ और हाफ, एक और हो गया, ठीक है ना। इसका अर्थ तुम जानते हो बड़ा, अर्थ क्या है इसका? डिस्प्लेसमेंट अगर पॉजिटिव तो ये वाले पार्टिकल यूं आ गए, इस वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, इस वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, इसका मतलब ये वाले पार्टिकल यूं आ गए हैं, यूं आ गए हैं। तो इस पॉइंट पर अचानक से डेंसिटी बढ़ गई है तो प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया +2 P0। कहां कहां पर नोड होगा, एंटी नोड होगा, सब बेटा आप देख ही पा रहे हो कि देख के बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को, सिर्फ और सिर्फ देख कर ही बता सकते हैं, कुछ अलग से करने की जरूरत ही नहीं है अपन को, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज थर्ड हार्मोनिक मोड। थर्ड हार्मोनिक मोड। थर्ड हार्मोनिक मोड इज ऑल्सो योर सेकेंड ओवरटोन मोड। थर्ड हार्मोनिक मोड के लिए आपने n को 3 रखा होगा। आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 3v/2Li होगी। ये फ्रीक्वेंसी हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की 3 टाइम्स है। थर्ड हार्मोनिक है तो कुल मिलाकर 3 लूप बन रहे होंगे। बड़ा कितने लूप बन रहे होंगे? 3 लूप बन रहे होंगे। तो बना देंगे, और क्या है, 3 लूप बनाने में हमें क्या है, बना देंगे। ये आपके पास बेटा कोई ऑर्गन पाइप, ये एंड ओपन, ये वाला एंड भी ओपन, दोनों एंड ओपन। अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो स्टार्टिंग नोड से होगी, खत्म बेटा किस पे होगा, नोड पे। कुल मिलाकर 3 लूप बनेंगे। लूप 3 बनेंगे, लेकिन मैं इसको कुल मिलाकर 6 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, ठीक है, कर देंगे बेटा, सब कर देंगे। पहले 3 लूप बनाते हैं। ये ले बेटा, ऐसे 3 लूप बना दिए। ये आपका x इक्वल्स टू 0 है बेटा, 6 पार्ट डिवाइड करना है। ये L/6 है, ये 2L/6 है, ये 3L/6 है, ये 4L/6 है,
और ये 5L/6 है और ये 6L/6 है। कहाँ कहाँ प्रेशर का नोड है, कहाँ कहाँ प्रेशर का एंटी नोड है, सारी बातें इसके अंदर आ चुकी हैं, चिंता ही नहीं है। इसी तरह से अगर आपके पास ये ऑर्गन पाइप, सेम ऑर्गन पाइप, बस बेटा मैं इस बार लॉन्गिट्यूडनल डिस्प्लेसमेंट दिखाना चाह रहा हूं, दिखा देंगे बेटा। कुल मिलाकर 3 लूप वापस से बनाने हैं। यहां पर प्रेशर का एंटी नोड था तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट का नोड, यहां पर प्रेशर का एंटी नोड तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट का नोड, यहां पर प्रेशर का एंटी नोड तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट का नोड। तो आप कह सकते हो कि ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस। डिस्प्लेसमेंट जो है वो ओपन ऑर्गन पाइप में एंटी नोड से स्टार्ट होगा और एंटी नोड पे खत्म होगा। प्रेशर जो होगा वो नोड से स्टार्ट होगा और नोड पे खत्म होगा। लेकिन लूप तो पूरे बने, नोड से नोड जाओगे तब भी पूरे लूप बनेंगे, एंटी नोड से एंटी नोड जाओगे तब भी लूप पूरे बनेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट में तो ये एंटी नोड से एंटी नोड तक का सफर है और प्रेशर के अंदर ये नोड से नोड तक का सफर है। तो लूप तो पूरे ही है बेटा, लूप तो पूरे ही है। ठीक है, अब कोई तुम्हें कह दे कि कहाँ पर नोड है कहाँ पर एंटी नोड, आप बड़े आराम से पहचान सकते हो। इसमें हमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलें। चलिए बेटा, सवाल हम बाद में करेंगे, पहले मैं एक दूसरा केस और देख लेते हैं, दैट इज क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। बड़ा दूसरा केस भी निपटा देते हैं, पहले फॉर्मूला निपटा देते हैं, सवाल वाल तो करते रहेंगे। दैट इज क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का अर्थ ये कि ऐसी सिलिंड्रिकल पाइप जिसका वन एंड ओपन वन एंड क्लोज्ड, एक एंड ओपन होगा और एक एंड क्लोज होगा। ठीक है, और आप जानते बेटा ऐसा हो सकता है क्लोज्ड एंड से भी रिफ्लेक्शन तो सब हो ही सकते हैं। ठीक, जैसे बड़ा ये आपके पास ऑर्गन पाइप, ये एंड तो ओपन, यहां से साउंड भेजूंगा, ये एंड क्लोज, ये x इक्वल्स टू 0 और ये मेरे पास है x इक्वल्स टू l। ये ऑफ कोर्स आपका ओपन एंड, बड़ा यहां पर तो बिल्कुल आपने क्लोज ही कर रखा है, तो दिस इज योर क्लोज्ड एंड। अगेन ट्यूनिंग फोर्क की कुछ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज के लिए ये ट्यूनिंग फोर्क और ये ऑर्गन पाइप दोनों रेजोनेंस में होंगे। ऐसा हर फ्रीक्वेंसी के लिए नहीं होगा, ऐसा कुछ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज के लिए ही होगा। जिन फ्रीक्वेंसीज के लिए ऐसा होगा, दोज फ्रीक्वेंसीज आर नोन एज अवर नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज या नेचुरल फ्रीक्वेंसीज या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसीज। देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, याद भी कर लेंगे। हाँ, फॉर्मूला मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक वैसा आएगा जैसे पहले आ रखा है। मैं इस बात को फिर से प्रूव कर सकता हूँ। अगेन जब थोड़ी देर बाद बड़ा ऐसे लेफ्ट गई राइट गई लेफ्ट गई राइट गई, तो किसी टाइम पर एक वेव में इधर मान लेता हूँ और एक वेव में इधर मान लेता हूँ। ये P1 दैट इज P0 साइन kx माइनस ओमेगा टी, एक वेव इधर आई दैट इज P2 इज P0 साइन kx प्लस ओमेगा टी प्लस थीटा। दोनों वेव्स सुपर इम्पोज हुई तो जो रिजल्टेंट वेव थी मेरे पास आ गई है P1 प्लस P2 दैट इज 2P0 साइन kx प्लस थीटा बाई 2 कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा बाई 2। अब दो बाउंड्री कंडीशन है, एक ये है कि आपका x इक्वल्स टू 0 जो है वो नोड होना चाहिए। अब बेटा मेरा वापस से मन नहीं है, x इक्वल्स टू 0 पर नोड करने के लिए मुझे ये वाली टर्म 0 करनी पड़ी थी, इसके लिए आपका थीटा 0 आ गया था, तो थीटा इक्वल टू 0 में डायरेक्ट लिख दो। अभी थोड़ी देर पहले निकाला था अपन लोगों ने। तुम्हारे पास प्रेशर की इक्वेशन आ गई है 2P0
साइन के एक्स, ये तो एक तरह से आपका एम्पलीट्यूड आ गया, टाइम्स ऑफ कॉस ओमेगा टी. सो द रिजल्टेंट प्रेशर इन द organ pipe will vary with this equation. Now the second, which is the most important boundary condition, that is x equals to L. ये वाला जो पॉइंट है बड़ा पता नहीं आपको याद है या नहीं है, जो आपका क्लोज्ड एंड था मैं आपको बता चुका हूं, वहां पर आपका लॉन्गिट्यूडनल डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, वहां पर डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड बनना, डिस्प्लेसमेंट का नोड बनना तय है. अगर डिस्प्लेसमेंट का नोड बनेगा तो वहां पर पक्की बात है कि प्रेशर का तो एंटी नोड बनेगा, और अगर वहां पर प्रेशर का एंटी नोड बनेगा तो इसका मतलब x इक्वल्स टू एल पर ये जो प्रेशर का एम्पलीट्यूड है ये या तो +2p नोट होना चाहिए या -2p नोट. या तो +2p नोट में मतलब वहां पर रेयरफैक्शन की पल्स, या फिर वहां पर -2p नोट या कंप्रेशन. सर मैंने उल्टा बोल दिया, या तो +2p नोट मतलब कंप्रेशन की पल्स या फिर रेयरफैक्शन -2p नोट की पल्स. तो x इक्वल्स टू एल जो है ये आपके प्रेशर का एंटी नोड होना चाहिए. तो जो आपका एम्पलीट्यूड है 2p नोट साइन के x की वैल्यू कर दूं l, दैट इज 2p नोट प्लस माइनस. तो मेरे पास साइन के एल की वैल्यू आ गई है प्लस माइनस. अब बेटा साइन के एल की वैल्यू अगर प्लस माइनस में आ गई है तो इसका मतलब हमारा जो के एल है वो या तो π/2 होना चाहिए या 3π/2 होना चाहिए या 5π/2 होना चाहिए, क्योंकि अंदर वाला एंगल के एल अगर π/2 हुआ तो 1 आ जाएगा, 3π/2 हुआ तो -1 आ जाएगा, 5π/2 आएगा तो +1 आ जाएगा. तो मैं n पाई कर दूँ. ऐसे करना चाहो ऐसे याद कर लो, k को लिखना चाहो तो 2π/λ इंटू एल इज 2n + 1 π/2. पाई से पाई कैंसिल, मेरे पास आ गया 2l इज 2n + 1 λ/4. दिस इज योर कंडीशन फॉर रेजोनेंस. ये 2n + 1 है ना, ये टर्म इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ना. इस 2n + 1 का अर्थ इंपॉर्टेंट है. यहां पर 2n + 1 हो चाहे 2n - 1 हो, एक ही अर्थ है. 2n + 1 का अर्थ है कि ऑड टाइम, बेटा क्या ऑड टाइम. जैसे n को 0 रखोगे तो 2l = λ/4 आ जाएगा, n को 1 रखोगे तो 2l = 3 λ/4 आ जाएगा. दिस इज द कंडीशन फॉर रेजोनेंस. लेकिन आप कहोगे कि सर ये वाला फॉर्मूला तो है ना, ये फॉर्मूला तो लैम्डा के टर्म्स में आ गया. सर हमने सवाल करके देख रखे हैं, हमने वेव ऑन स्ट्रिंग के सवाल किए थे रेजोनेंस वाले, मोस्टली सवाल फ्रीक्वेंसी को लेकर ही थे, वेवलेंथ को लेकर तो कोई इक्का दुक्का सवाल था. सर काश आप इसमें फ्रीक्वेंसी भी बता दो. अब यार मैं क्या बता दूं, लैम्डा को v/f लिख लो, फॉर्मूला आ जाएगा. आप लिख सकते हो कि 2l = 2n + 1, लैम्डा को मैं लिख सकता हूं v/f, और फ्रीक्वेंसी मेरे पास आ गई है 2n + 1. ओह मैंने बेटा वो 2 तो उड़ा ही दिया था ना, यहां बेटा 2 आएगा. अब ठीक है, अब मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है फ्रीक्वेंसी इज ऑड टाइम्स v/4l. अब इसको तुम चाहे 2n + 1 लिखो चाहे 2n - 1 लिखो, दोनों का अर्थ एक ही है कि ऑड टाइम्स v/4l, 1 टाइम्स v/4l, 3 टाइम्स v/4l, 5 टाइम्स v/4l, ऐसी हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी. ठीक है बच्चों, अगर मैं n को 0 रखता हूं तो सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी आ गई है जिससे हम रेजोनेंस कर सकते हैं. दिस इज अवर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. मैं इसको f0 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं. अच्छा बेटा ये जो फ्रीक्वेंसीज है ना, ये ट्यूनिंग फोर्क की वो फ्रीक्वेंसीज हैं जो फ्रीक्वेंसीज उस ऑर्गन पाइप के अंदर अच्छी खासी साउंड क्रिएट कर सकती हैं. एंड ऑल दीज फ्रीक्वेंसीज आर नोन एज योर, क्या नाम था बेटा, नेचुरल नॉर्मल resonance frequencies. The smallest of all these frequencies are known as your fundamental frequency. This is our ठीक है. n को मैं 1 रखता हूं तो अगली फ्रीक्वेंसी आ गई है 3v/4l. आप देख पा रहे हैं
कि ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के 3 गुना है, मतलब ऑड ही आना था, मैंने n को 1 रख दिया तो 3v/4l आ गया। अगला ऑड तो वही है, दिस इज 3 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसलिए हमने इसका नाम निकाल दिया है थर्ड हार्मोनिक। अगली फ्रीक्वेंसी के लिए n को 2 रख दो तो मेरे पास आ गया 5v/4l। 5v/4l तो आने का, अगला ऑड तो 5 ही है। ये हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का 5 टाइम्स। दिस इज आवर फिफ्थ हार्मोनिक। अगली फ्रीक्वेंसी के लिए आप n को 3 रख दो तो मेरे पास आ गया 7v/4l। मेरे पास ये आ गया 7 टाइम्स f0, ठीक है, मेरे पास आ गया 7th हार्मोनिक। ठीक है, जितने टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी हम उसको उतने ही हार्मोनिक बोलते हैं। लेकिन एक गिनती और थी, काउंटिंग का एक और था, कौन सा? ओवरटोन का तरीका। ओवरटोन का तरीके के पीछे लॉजिक क्या था? उसके पीछे का लॉजिक था कि फंडामेंटल के बाद जो सब आ रही है ना उनको 1 2 3 4 काउंट कर दिया करो। तो फंडामेंटल के बाद जो सबसे पहली फ्रीक्वेंसी आएगी, मैंने इसको बोल दिया फर्स्ट ओवरटोन। ये बाद में आई है तो ये सेकंड ओवरटोन। ये मेरे पास क्या आ गई है? थर्ड ओवरटोन। अरे इसका मतलब ओवरटोन और हार्मोनिक जो है वो एग्जैक्टली वैसे रिलेटेड नहीं है जैसे ओपन ऑर्गन पाइप में था, है कि नहीं? कोई बात नहीं, हम तो लॉजिक पे चलें। हार्मोनिक का लॉजिक क्या है कि फंडामेंटल के जितने टाइम होगा उतने हार्मोनिक। ओवरटोन का लॉजिक क्या है कि फंडामेंटल को छोड़ के जितनी आ रही ना उन सबको असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दो, फिर 1 2 3 4 5 6 7 काउंट कर दो। यहां पर हमें पता लग गया कि जो थर्ड ओवरटोन है वो 7वां हार्मोनिक है, जो फोर्थ ओवरटोन होगी वो 9th हार्मोनिक होगी, जो 5th ओवरटोन होगी वो 11th हार्मोनिक होगी, जो kth ओवरटोन होगी वो 2k + 1th हार्मोनिक होगी। कौन से केस में? ऑफ कोर्स क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में। ओपन ऑर्गन पाइप में तो बेटा आपने देखा था कि kth हार्मोनिक जो था वो kth ओवरटोन जो था वो k + 1th हार्मोनिक था। यहां थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन ठीक है, अपने लॉजिक से किया, भले रिजल्ट डिफरेंट आए, हमने उससे किया। ठीक है बच्चों, ये सारी फ्रीक्वेंसीज हमें याद रखनी है। हमारे खूब सारे सवाल हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले पर ही हो, तो हमें कम से कम फॉर्मूले तो बड़ा याद करने पड़ेंगे, उसमें तो कोई चारा नहीं है। लेकिन मैं इसी फॉर्मूले को है ना 2 बार 2 तरीके से और डिराइव भी करना चाहता हूँ बेटा, क्योंकि बच्चों को लग रहा होगा कि अरे सर आपने है ना जो ओपन ऑर्गन पाइप थी ना उसमें तो इन्हीं फ्रीक्वेंसी को आपने सर 3 तरीके से डिराइव किया था, सर बढ़िया समझ में आया था, भले फॉर्मूले आए वहीं, लेकिन सर हमें बिल्कुल बढ़िया फील आ गई थी कि हाँ सर सही कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे हैं। 3 तरीके से गलत थोड़ी करेंगे, है ना। इस बार सर लगता है कि तुक्के में आपका आंसर आ गया है। अरे नहीं रे, आया तो सही है, लेकिन फिर भी लग रहा होगा किसी को तो कर देते हैं। तो इसी को मैं 2 तरीके से और सोच सकता हूं। सुनो, ये वाला तरीका अगेन ऐसा है जो हमने वेव ऑन स्ट्रिंग के अंदर देखा था। ये हमारे पास क्लोज्ड ऑर्गन पाइप जिसमें एक हिस्सा ओपन है और एक हिस्सा क्लोज है। जो ओपन हिस्सा है वहां पर प्रेशर का नोड होगा और जो क्लोज्ड हिस्सा है वहां पर प्रेशर का एंटी नोड होगा। तय है ना, पक्का है ना। अब देखना, नोड से एंटी नोड, अब पता नहीं बीच में प्रेशर के कितने पूरे लूप बन रहे होंगे, लेकिन आखिर में लूप अधूरा रह गया। आखिर में लूप पूरा नहीं हुआ, नोड से नोड खत्म ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि खत्म किस पे हो रहा है? एंटी नोड पे। तो मान लेता हूं कि प्रेशर के पूरे n तो लूप हो गए, n लूप हो गए तो n टाइम्स λ/2, क्योंकि नोड से नोड तक का सेपरेशन कितना होता है? λ/2। अगर n लूप पूरे हैं तो n टाइम्स λ/2 प्लस आखिर में ये एक बच ही जाएगा, क्या नाम बेटा इसका, ये नोड से एंटी नोड, कंसेक्यूटिव नोड से एंटी नोड के बीच का सेपरेशन बेटा आपने लिख रखा है, याद कर रखा है, λ/4। इट शुड बी इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ द ट्यूब, दैट इज L। हो जाएगा इसका आंसर, देख लो।
2n + 1 λ/4 is L। वही आंसर वापस से आ गया। सर मुझे तो फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो लिख दो बेटा, λ लिख दिया V/f। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई है 2n + 1 V/4। ये जो n है ये क्या है? n है पूरे लूप कि कितने पूरे लूप बने। जैसे इस केस में पूरे लूप कितने बना रखे थे? n बना रखे थे, फिर एक आधा लूप, है ना। तो n क्या है? पूरे लूप। जैसे मान लो कि हमें तो पता है पूरे लूप तो बनने ही नहीं है, मान लो 2.5 लूप बने, तो n की वैल्यू क्या रख देंगे? 2 रख देंगे। मान लो 3.5 लूप बने तो n क्या रख देंगे? 3 रख देंगे। मान लो 10.5 लूप बने तो n को 10 रख देना, ठीक। तो n मतलब पूरे लूप। ये मत सोचना मैंने पूरे लूप लिए हैं, आखिर में जो आधा लूप है ना उसका भी कंट्रीब्यूशन में ले रखा है। तो n तो पूरे लूप प्लस आखिर में आधा लूप, दैट इज टोटल लेंथ। ठीक है बेटा, वही रिजल्ट आ गया। एक तरीका और है वही फॉर्मूला निकालने का एक तरीका और है। ये तरीका है इंटरफेरेंस का। ये मैं थोड़ी देर पहले आपको सिखा भी चुका था। ये बेटा आपके पास एक ऑर्गन पाइप, ये इसका ओपन एंड, ये इसका क्लोज्ड एंड। ये x = 0, ये x = L। यहां पर ट्यूनिंग फोर्क है, जिस ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी है f, उसने यूं ऑसिलेट करना स्टार्ट किया तो उसने बड़ा वेव भेजी ऐसे। वेव गई, टकराई, फिर टकराकर वापस गई। जिस टाइम पर वेव टकराकर वापस जा रही है उसी टाइम पर ट्यूनिंग फोर्क ने एक वेव और भेजी। अगर ये दोनों वेव्स आपस में कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि अच्छी खासी इंटेंसिटी आएगी साउंड की, और हम ऐसा कह सकेंगे ट्यूनिंग फोर्क और इस ऑर्गन पाइप के बीच में और रेजोनेंस है। ऑफ कोर्स ऐसा हर लैम्डा के लिए नहीं होगा, ऐसा ट्यूनिंग फोर्क की हर फ्रीक्वेंसी के लिए नहीं होगा, कुछ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज के लिए ऐसा होगा, और जिन फ्रीक्वेंसीज के लिए ऐसा होगा दोज फ्रीक्वेंसीज आर नोन एज आवर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसीज। इन दोनों वेव्स में अंतर क्या है? बच्चे बोलेंगे सर एक वेव तो जस्ट आई है, पहले वाली वेव ने 2L एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल कर ली है। जो 2L एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल की है उसके कारण फेज डिफरेंस आएगा 2π/λ इनटू पाथ डिफरेंस। व्हाट्स द पाथ डिफरेंस? 2L प्लस 2 बार रिफ्लेक्शन हुआ है, एक बार क्लोज्ड एंड से और एक बार ओपन एंड से। सर क्लोज्ड एंड में और ओपन एंड में सर हमें पाई ऐड करना पड़ता था। हाँ, डिस्प्लेसमेंट के लिए अलग, प्रेशर के अलग अलग ऐसा होता था। तो सर एक काम करते हैं, इसको एक बार इस साउंड वेव को एक बार प्रेशर वेव मान लेते हैं। मानो तो सही, प्रेशर वेव गई, क्लोज्ड एंड पर कोई पाई का फेज ऐड नहीं करते हैं। मत करो, चलते जाओ। प्रेशर वेव ओपन एंड से टकराई, ओपन एंड से टकराते हैं तो एक फेज डिफरेंस क्रिएट होता है, कितने का? पाई का। तो जो वेव यहां टक्कर कर रही है और 2L एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो उसके पास फेज डिफरेंस आ गया है ये तो पाथ डिफरेंस के कारण और ये 2 टक्करों के कारण। सर ये तो एक टक्कर के कारण लिखा हुआ है, एक टक्कर के कारण फेज डिफरेंस आए ही नहीं, तो वो लिखा ही नहीं, सिर्फ एक टक्कर का लिख दिया। कोई बच्चा कहता है कि सर ये तो आपने साउंड वेव को प्रेशर वेव की तरह समझाया, अगर सर इसी साउंड वेव को मैं डिस्प्लेसमेंट वेव मान लूं तब भी यही रिजल्ट आएगा क्या? हाँ, जो डिस्प्लेसमेंट वेव है पहले वो L डिस्टेंस गई और L डिस्टेंस आई, तो ये तो हो गया हमारा पाथ डिफरेंस के कारण फेज डिफरेंस। जो आपकी वेव गई है, डिस्प्लेसमेंट वेव गई है, वो क्लोज्ड एंड से टकराएगी तो पाई का फेज ऐड होगा,
फिर वेव आई 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 आई, ओपन एंड से नहीं होगा तो सिर्फ एक बार ही पाई आएगा। प्रेशर में यहां से फेस डिफरेंस आएगा 0, यहां से आएगा पाई, डिस्प्लेसमेंट में यहां पर जुड़ेगा पाई, यहां पर जुड़ेगा 0, दोनों के कारण पाई जुड़ रहा है, अलग अलग नहीं जुड़ रहा। एंड हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, बड़ा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 2n पाई। पाई से पाई कैंसिल, मेरे पास आ गया 4l अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू 2n माइनस 1। मेरे पास आ गया 4l इज इक्वल्स टू 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा। वही तो आंसर है बच्चे, मैंने से वो आंसर नहीं है, वहाँ पर 2n प्लस 1 था। अब एक ही बात है, 2n प्लस 1 लिखो या 2n माइनस 1 लिखो, एक ही बात है। बस जब तुम 2n प्लस 1 लिख रहे थे तो n की गिनती स्टार्ट कर रहे थे 0 से, यहाँ पर 2n माइनस 1 लिख रहे हो तो n की गिनती स्टार्ट कर देना 1 से। मतलब तो वही है कि 4l शुड बी ऑड टाइम्स ऑफ लैम्डा, है ना। तो आप लिख सकते हो 4l इज इक्वल्स टू 2n माइनस 1 लैम्डा। लैम्डा इज बड़ा बेसिकली v बाई एफ, एफ की वैल्यू आ गई है 2n माइनस 1 v अपॉन 4l। अब चाहे तुम यहाँ पर 2n प्लस 1 लिखो चाहे 2n माइनस 1 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब 2n प्लस 1 लिखा था तो सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए तुमने n को 0 रखा था। यहाँ पर सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए n को 0 तो रख नहीं सकता, फ्रीक्वेंसी नेगेटिव आ जाएगी। क्या रखेगा, n को 1 रखेगा। n को 1 रखोगी तो सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी बड़ा वापस से वही आ जाएगी v अपॉन 4l। तो ये मत सोचना कि सर 2n माइनस 1 आगे कुछ नया काम हो गया, नहीं, फॉर्मूला वही है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी our resonance frequency is odd times v upon 4l। इवन कई बुक्स में तुम देख लोगे कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 2n माइनस 1 इंटू वी अपॉन 4l लिखा रहता है और 2n प्लस 1 वी अपॉन 4l लिखा रहता है। जब 2n प्लस 1 लिखा रहता है तो n की गिनती 0 से स्टार्ट कर देंगे और 2n माइनस 1 लिखा होता है तो n की गिनती हम 1 से स्टार्ट कर देंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अपन लोग 2n प्लस 1 वाले से चलेंगे क्योंकि हमने उसमें याद कर लिया था कि n का मतलब क्या है कि कितने पूरे लूप हैं। हमने उसमें याद कर लिया था कि n के कितने पूरे लूप हैं, ठीक है। चलिए बेटा, हमने फॉर्मूले भी निकाल लिए, हल्का फुल्का चलो बेटा ड्रॉ भी कर लेते हैं। हालांकि मैं अब ड्रॉ ना भी करूं तब भी तुम समझ गए कि है ना हम भी कर सकते हैं, सर कोई बहुत बड़ा टास्क लग तो नहीं रहा। हाँ बेटा आप भी कर सकते हो, लेकिन चलो मैं भी कर देता हूं। जैसे सबसे पहले फंडामेंटल मोड के लिए वैसे बड़ा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बने क्या है रखा, 2n प्लस 1 v अपॉन 4 है। फंडामेंटल मोड के लिए n को 0 रखते थे और फ्रीक्वेंसी की सबसे छोटी वैल्यू आया करती थी v अपॉन 4 है। n की वैल्यू 0 है, इसका मतलब पूरा लूप तो कोई सा नहीं बनेगा, तो सिर्फ आधा लूप बनेगा। बना देंगे, ये आपका ओपन ऑर्गन पाइप का क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का ये ओपन एंड, ये क्लोज्ड एंड। ये बात तो तय है कि अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो प्रेशर नोड से स्टार्ट होगा और एंटी नोड पे खत्म होगा। तो बना दो, पूरे लूप तो बनने ही नहीं है, नोड से स्टार्ट होना है, एंटी नोड पे खत्म होना है, तो सिर्फ और सिर्फ ऐसा ग्राफ आएगा आपके पास। और अगर कोई मुझसे पूछ ले कि सर ऐसा ग्राफ डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होगा, तो मैं बोल दूंगा अगर यही काम तुम मुझसे डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर पूछोगे तो जहां पर प्रेशर का नोड है वहां पर डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड होगा, और जहां पर प्रेशर का एंटी नोड है वहां पर डिस्प्लेसमेंट का नोड होगा। तो ग्राफ विल बी लाइक दिस। यहां पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम दिखा रखा है, इसका अर्थ नहीं कि पार्टिकल उठकर ऊपर चला जाएगा, इसमें पार्टिकल यूं जाएगा। तो ये पार्टिकल यूं मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रहा है। यहां वाले पार्टिकल सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रहे हैं, यहाँ वाले पार्टिकल्स के एम्पलीट्यूड कम है तो ये वाले पार्टिकल कम एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रहे हैं, यहाँ वाले पार्टिकल के एम्पलीट्यूड कम है तो ये और कम एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रहे हैं, यहाँ वाले पार्टिकल और कम एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रहे हैं। ठीक है, मैं कहूँ बेटा मुझे थर्ड हार्मोनिक मोड चाहिए। बेटा थर्ड हार्मोनिक मोड के लिए अगली फ्रिक्वेंसी आएगी, n को 1 रख दो, मेरे पास आ गई है फ्रीक्वेंसी दैट इज 3v अपॉन 4l, इट इज ऑफ कोर्स 3 टाइम्स f0। थर्ड हार्मोनिक, भाई शुरुआत तो प्रेशर के नोड से होगा, खत्म तो एंटी नोड से होगा, तो लूप पूरे तो नहीं बनने, आधे आधे बनने हैं। तो क्या करोगे, एक पूरा बना दोगे, लास्ट में एक हाफ और बना दोगे, तो कुल मिलाकर हम 1.5 लूप बनाएंगे। प्रेशर की अगर बात करें
तो प्रेशर में हम 1.5 लूप बनाएंगे। स्टार्ट कहां से? नोड से। ये लो बेटा 1.5 लूप तो बनाओगे, लेकिन याद रखना इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये x इक्वल्स टू 0, ये x इक्वल्स टू L/3, ये x इक्वल्स टू 2L/3, ये x इक्वल्स टू L। और अगर कोई कहते सर इसी का मैं डिस्प्लेसमेंट बना सकता हूं क्या? बेटा बना सकते हो। जहां जहां पर प्रेशर का एंटी नोड था वहां पर डिस्प्लेसमेंट का नोड आ जाएगा। यहां नोड आ जाएगा, यहां नोड आ जाएगा। ठीक है बच्चों, बेटा थर्ड हार्मोनिक बना दिया। चलो अगला बनाते हैं, फिफ्थ हार्मोनिक मोड बनाते हैं। सर फोर्थ हार्मोनिक क्यों नहीं बना रहे? बेटा बताया ना, इस केस में सिर्फ और सिर्फ ऑड हार्मोनिक से पॉसिबल है, इवन हार्मोनिक पॉसिबल नहीं है। तो कोई मुझसे पूछ ले कि सर फिफ्थ हार्मोनिक मोड कैसा होगा? फिफ्थ हार्मोनिक मोड के लिए बेटा फ्रीक्वेंसी आएगी 5V/4L। बेटा मुझे n को 2 रखना पड़ेगा। n को 2 रखने का मतलब पूरे लूप तो 2 बनेंगे, टोटल लूप तो 2.5 बनेंगे, 2 तो पूरे, एक आधा और। तो आप कह सकते हो कि इस ऐसे केस में अगर कोई मुझसे प्रेशर का ग्राफ पूछ ले, ये बेटा हमारी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, एक एंड ओपन एक एंड क्लोज्ड, 2.5 लूप कैसे बन सकते हैं? ये अगर प्रेशर नोड से स्टार्ट होगा और एंटी नोड पे खत्म होगा, भले ही लूप 2.5 हो, मगर बेटा तुम इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करो, 5 पार्ट्स में। ये 0, ये L/5, ये 2L/5, ये 3L/5, ये 4L/5, ये 5L/5। और ये बात हुई प्रेशर की, तो बेटा ऐसी कोई बात डिस्प्लेसमेंट की भी हो। डिस्प्लेसमेंट में जहां पर प्रेशर का एंटी नोड था वहां पर प्रेशर डिस्प्लेसमेंट का नोड आएगा, यहां पर डिस्प्लेसमेंट का नोड आएगा, यहां पर डिस्प्लेसमेंट का नोड आएगा, यहां पर डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड आएगा, यहां पर डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड आएगा। तो आप कह सकते हो कि ग्राफ अगर डिस्प्लेसमेंट में कोई पूछेगा ऐसे, तो कोई भी हमसे पूछ ले कि क्या कहते हैं बेटा कहाँ कहाँ डिस्प्लेसमेंट का नोड, एंटी नोड, हम सारी बातें बड़े आराम से बता सकते हैं। ठीक है बेटा, सारा काम बेटा ऐसे ही चला गया, सारा टाइम ऐसे निकल गया अपना। तो सवाल कल करते हैं अपना ना। फिर भी चलो हम काफ़ी सारी बातें समझ गए, काफ़ी सारी बातें सीख गए। हालांकि फॉर्मूले मोर और लेस वही आए जो बेटा हमारे पास वेव ऑन स्ट्रिंग के अंदर थे, लेकिन आपने बेटा ढंग से देखा ही है ना, अच्छा तो लगा होगा। होमवर्क कर सकते हो, अपनी इसेंशियल शीट के अंदर साउंड वेव्स की जो शीट है उसकी एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 में बेटा तुम अब लोग है ना सेक्शन डी तक तो पूरा कर ही लो, ठीक है। सेक्शन डी ही नहीं बेटा बल्कि अब सेक्शन ई भी कर सकते हो, सेक्शन ई तक तो निपटाओ बेटा। इसके अलावा सब बच्चों को नहीं, जिन बच्चों को समय मिलता हो, वक्त मिलता हो, है ना, टीवी से, मोबाइल से, आवारागर्दी करने से, मूवीज़ देखने से, चिल मचाने से अगर आपको थोड़ा समय मिले तो, मस्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आवारागर्दी करने से अगर आपको समय मिले तो HCV के पार्ट 1 में बड़ा साउंड वेव्स चैप्टर है, ठीक है, चैप्टर नंबर 16 है। तो बड़ा आपको अपनी चिल मचाने से अगर समय मिले तो HCV के चैप्टर नंबर 16 में जो वर्कआउट
एग्जाम्पल्स हैं, वर्कआउट एग्जाम्पल मतलब जो सोल्ड एग्जाम्पल्स हैं उनमें आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 13 तक कर सकते हो, बड़ा 13 तक कर सकते हो। और एक्सरसाइज में तो खूब सारे कर सकते हो, लेकिन बड़ा जैसे मैंने कहा ना कि मोस्टली बच्चों को समय नहीं मिलेगा, है ना, उनको लाइफ बड़ा बहुत ही है ना पजल्ड रखती है, उनको बहुत ही परेशान करती है लाइफ, है ना। तो जिनको बड़ा लाइफ पजल्ड रखती है, परेशान रखती है, वो बड़ा परेशान रहें, त्रस्त रहें। जो लोग थोड़े चिल हो, मेरे टाइप के हों, उनके पास खूब टाइम होगा, खाली लोग होंगे, वो लोग बड़ा क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 30 तक कर लो। तो बिल्कुल खाली बच्चे हैं वो एक्सरसाइज के 1 to 30 कर लो, बाकी तो बड़ा कहाँ समय मिल पाता होगा आप लोगों को।